हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास त्रिवेदी और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने कई सारी रिक्वेस्ट देखी और इस वजह से मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपके लिए इस मुद्दे पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आने वाले एग्जाम में पक्का आपसे क्वेश्चन इस मुद्दे पर पूछे जाएंगे, और वो मुद्दा चाइना, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, ये जो नाम हम आजकल सुन रहे हैं, इनकी क्या सत्यता है, इस चीज को लेकर है। इस वीडियो को डिस्क्राइब करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। कोशिश ये मैं हमेशा करूंगा कि हमेशा इम्प्रूव्ड वीडियो लेक्चर्स ही आपको दूं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चाइनाज वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, और साथ साथ हांगकांग का चाइना के विरोध में क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, चाइनाज वन कंट्री टू पॉलिसी सिस्टम या हांगकांग का प्रोटेस्ट, इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि क्या वजहें हैं जिनके कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या तुरंत नई वजह है जिनके कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है, या कुछ पुरानी वजह है, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हुआ जिनके कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम जैसी पॉलिसी कैसे आई। तो इस पॉलिसी की ओरिजिन हम देखते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको कई चकाचौंध करने वाले शहर दिखाई पड़ रहे हैं। पहला जो शहर है वो बीजिंग है, दूसरा जो शहर आप देख रहे हैं वो हांगकांग है, और तीसरा मकाऊ है। मकाऊ अपने कैसीनोज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि लॉस वेगास से भी बड़े बड़े, लॉस एंजलिस से भी बड़े बड़े कैसीनोज हैं। और हांगकांग तो आप जानते हैं कि किस तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी वाली जगह है। इन दोनों जगहों की अपनी ऑटोनॉमी है। कहीं ना कहीं बीजिंग, आप ये देख रहे हैं, चाइना देख रहे हैं, चाइना मेनलैंड देख रहे हैं, चाइना की कैपिटल देख रहे हैं, चाइना इसकी ऑटोनॉमी या हांगकांग की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहता है। क्यों खत्म करना चाहता है, इसके पीछे के बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी कैसी आई, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो आगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पर हम साफ साफ ये देख रहे हैं कि हांगकांग और मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। लेकिन ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कैसे बने, इसके पीछे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें कारण पता लग जाएगा कि क्या वजह थी कि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंतर्गत चाइना को सौंपे गए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ब्रिटिशर्स ने हांगकांग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद अपने हाथों में ले लिया। वहीं अगर हम मकाऊ की बात करें तो ये पोर्चुगीज के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो 1557 से था। यहाँ पर दो चीजें निकल के आती हैं। पहली बात, ये फर्स्ट ओपियम वॉर था क्या। देखिए, ओपियम की अगर हम बात करें तो ओपियम को हम हिंदी में अफीम के नाम से जानते हैं, और भारत में अफीम की अच्छी खासी खेती हुआ करती थी। और ब्रिटिश समय में ये जो ओपियम थी, ये चाइना के रास्ते से होते हुए यूरोपियन देश में पहुंचाई जाती थी। चूंकि चाइना जा रही है तो जाहिर सी बात है वहां के जो नागरिक हैं वो खाएंगे, और खाने के बाद वो नशे की हालत में आ जाएंगे। ये सारी चीजें देखते हुए जो चाइना का जो राजा हुआ करता था, उसने अफीम की जो खेती हुआ करती थी या जो इंपोर्ट हुआ करता था, इस पर रोक लगा दी। और जब रोक लगा दी तो ब्रिटिशर्स को ये नागवार गुजरा, और फाइनली चूंकि ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी, ये जो नेवी थी इसने चाइना के जो राजा थे, जो नेवी हुआ करती थी, उसको हरा दिया। और चूंकि हांगकांग की अगर हम बात करें, इसकी हम ज्योग्राफिकल बात करें, तो ज्योग्राफिकल बात करने पे हम ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये जो मैप आपके सामने है, इस मैप की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोकेशंस देख सकते हैं कि हांगकांग मकाऊ की लोकेशंस कहाँ हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हांगकांग, और यहाँ पर देख रहे हैं मकाऊ। इसके बीच में आप छोटी सी एक ए जैसी देख रहे हैं, ये चीज जनरली ये एक डेल्टा है, और यहाँ पर एक रिवर आती है जिसको कहा जाता है पर्ल रिवर।
अब इस पर्ल रिवर के द्वारा जो भी चीजें भारत में आई वो यहाँ पर आया करती थी, और यहाँ से पर्ल रिवर के द्वारा ये यहाँ पर हांगकांग पे पहुंचाई जाती थी, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में इसका व्यापार हुआ करता था, जितनी भी इलीगल चीजें हुआ करती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हुआ करती थी, और इसी वजह से भारत में इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति भी हुई थी। तो ये हम देखते हैं, जब ओपियम पर बैन लगा दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने चाइना पर अटैक करके हांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया, और साथ ही साथ पोर्चुगीज की अगर हम बात करें तो मकाऊ पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो चल ही रहा था। बात की अगर हम बात करें तो 1898 में हम ये देखते हैं कि चिंग डायनेस्टी, इसको चिंग डायनेस्टी पढ़ेंगे, चिंग डायनेस्टी ने सेकेंड कन्वोकेशन ऑफ पेकिंग, पेकिंग का मतलब आज जिसको हम बीजिंग के नाम से जानते हैं उस समय पेकिंग के नाम से जाना जाते थे। इसमें क्या हुआ, इट अलाउड ब्रिटिश टू कंट्रोल द आइलैंड सराउंडिंग हांगकांग, हांगकांग पे जो है सराउंडिंग जितनी भी कब्जा था वो अलाउ किया, और साथ साथ ये कहा गया कि 99 ईयर्स के लिए ये लीज पर दे दिया जाएगा, और ये जो 99 ईयर्स थे ये आपके 1997 में पूरे हो गए। ठीक इसी तरह से हम बात करें, अगर हम पोर्चुगल की लोकेशन देखें तो पोर्चुगल की लोकेशन हांगकांग से जो है बहुत दूर है, लिहाजा पोर्चुगीज ने भी 1557 के बाद वहां से अपने ट्रूप्स वगैरह हटाने शुरू किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका इतिहास रहा कि किस तरह से हांगकांग और मकाऊ चाइना की टेरिटरी ना होते हुए किसकी टेरिटरी थी, ब्रिटिश टेरिटरी थी और पोर्चुगीज टेरिटरी थी। इसके ऊपर हम देखते हैं कि जब ये सारी चीजें हो गई, ये 99 ईयर्स का लीज पूरा हुआ, तो उस समय जब ये पूरा हुआ तो उस समय जो गवर्नमेंट चल रही थी वो डेंग शियाओपिंग की चल रही थी, और फाइनली इन्होंने ब्रिटेन और मकाऊ से बात करने की सोची। अच्छा, जब बात करने की सोची तो फिर हुआ क्या, देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रत्यर्पण किया गया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डेंग साहब थे इन्होंने 1980s में सारी टॉक शुरू की ब्रिटेन और पोर्चुगीज के साथ, और दिसंबर 1984 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सिनो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से ये कहा गया कि जो है हांगकांग की जो इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसकी आप कह सकते हो कि वो सारी चीजें हांगकांग की रहेगी और बाकी का जो मैटर रहेगा वो चाइना का रहेगा। ठीक इसी तरह पोर्चुगल के साथ भी संधि की गई और पोर्चुगल ने भी उसी तरह की सारी चीजें शर्तें मानी चाइना की जिस तरह से ब्रिटेन ने मानी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना ने हांगकांग और मकाऊ पे अगर हम बात करें तो इनको एक नए प्रोविंसेस के नाम से इनको नाम दिया, और वो नाम क्या दिया गया, SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो शुरुआत की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं हांगकांग रिटर्न टू चाइनीज कंट्रोल जुलाई 1997 एंड मकाऊ सोवरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड ऑन दिसंबर 1999। 2 सालों के बाद मकाऊ की भी जो भी पावर थी, पोर्टुगल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वो पहुंचा दी गई चाइना के पास। तो इस तरह से चाइना ने इनको 2 अलग अलग रीजन के नाम से दे दिया। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं हमारे भारत में भी हुआ था। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम चोग्याल डायनेस्टी के लोगों के हाथ में था, और ये पूरी तरह से भारत में नहीं आया था। चोग्याल डायनेस्टी में जो इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करती थी, जो इकोनॉमिक जो है अफेयर्स हुआ करते थे या इंटरनल जो मैटर हुआ करते थे, वो चोग्याल डायनेस्टी के लोग जो है गवर्न करते थे। और अगर डिफेंस की बात कही जाए तो आर्टिकल 2A के इंसर्शन के बाद जो डिफेंस सिस्टम हुआ करता था वो इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता था, और बाद में देखा गया वहां पे जो है आपका कह सकते हो रेफरेंडम हुआ, और रेफरेंडम के बाद सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा मान लिया गया। यहाँ पर कुछ कंडीशन इसी तरह से है, इंटरनल जितनी भी मैटर है, चाहे वो अपनी करेंसी को लेकर हो, वहां की देखिए हांगकांग की हांगकांग डॉलर चलती है, और अगर मकाओ की बात करें तो MOP वहां की जो है करेंसी चलती है। और हांगकांग की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो वहां भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। अगर हम मकाऊ के बारे में बात करें तो ज्यादातर पोर्टुगल बोली जाती है वहां पर। तो इस तरह से हम देखते हैं वहां की भाषा भी अलग है, वहां की अपनी करेंसी अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, लीगल सिस्टम अलग है। बट देखा जाए तो डिफेंस पावर की हम बात करें और ये ऑटोनॉमी
सॉरी, ये आपकी डिप्लोमेसी पावर की अगर हम बात करें, तो ये पावर किसकी है? ये पावर चाइना ने अपने पास रखी है। यानी अगर कोई एक एक्सटर्नल अफेयर की बात कही जाएगी तो वो चाइना देखेगा। इवन हांगकांग और मकाओ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो पुलिस है, जो मिलिट्री है, वो किसकी है? वो आपकी चाइना की ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिफेंस का सिस्टम है, सुरक्षा का सिस्टम है, किसके हाथ में है? पूरी तरह से चाइना के हाथ में है। तो यहाँ पर यही बात निकल के आती है कि जो ज्यादा पावरफुल चीजें हैं वो चाइना ने अपने पास रख रखी हैं, और इंटरनल मैटर जो है वो किसके पास है? वो है इन एरियाज का अपना इंटरनल मैटर को गवर्न करने की पावर दी गई। यहाँ पर एक चीज और सामने उभर के आई कि 1997 के बाद या 1999 के बाद यहाँ पर इनके एरिया को गवर्न करने के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसकी वैलिडिटी कब तक है? 50 साल तक है। यानी अगर हम हांगकांग की बात करें तो 2047 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे, और मकाऊ की अगर हम बात करें तो 2049 में प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद इन दोनों एरिया का क्या होगा, गॉड नोस। ये सारी चीजें सोचकर हांगकांग और मकाऊ के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट है, जबकि यहाँ की अगर हम देखें तो प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। तो इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी आजादी छीन ली जाएगी। जो ये अभी सेमी ऑटोनोमस है, ये पूरी तरह से किसके कब्जे में आ जाएंगे? ये चाइना के कब्जे में आ जाएंगे। और यही प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी जड़ है। चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, तो वो किसके हाथ में है? वो है चाइना के हाथ में। और यही कहीं ना कहीं क्राइसिस के कारण बनते हैं। यहाँ पर एक चीज में अब रिसेंट मुद्दे पर ये आते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, इतना ह्यूज गैदरिंग जो सड़कों पे उतर आई। अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में लगभग 75 मिलियन की जो है 7.5 मिलियन की आबादी है। लेकिन उसमें से अगर हम 1 मिलियन की बात करें, 10 लाख के लोगों की बात करें, तो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आ गई है। ठीक है। तो प्रोटेस्ट के लिए जो आई है, यहाँ पर ये देखते हैं, एक छोटा सा मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि कितना जो है सड़कों पे उतर आई है, पूरी सड़कें भरी हुई हैं प्रोटेस्ट के कारण। तो क्या वजह रही है कि इतने बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट हुआ? इसके पीछे अगर हम जाएं तो कुछ अ, घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके कारण हम ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट सिर्फ 2017, 18 या 19 का नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोटेस्ट है। क्योंकि ऑटोनॉमी की बात आ रही है, तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हुआ। 2003 की हम बात करें, देखिए ये द हिंदू सोर्स से मैंने लिया है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है, 2003 में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। 2014 की बात करें, अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ था, और ये जो येलो कलर का आप अम्ब्रेला देख रहे हैं, ये इस मूवमेंट का साइन हुआ करता था। और उसके बाद फिर अब लगातार देख रहे 2015, 17, 18, 19, हर ईयर कोई ना कोई प्रोटेस्ट लगातार हो ही रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना की ही कुछ हरकत है, या ये चाइना की पॉलिसीज ऐसी है जिसके कारण ये दोनों एरिया अपने आप को खतरे में पा रहे हैं। लिहाजा 2016-17 की अगर हम बात करें तो हांगकांग की नेशनलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जो वहां की लोकल पार्टी हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो इसने बीजिंग की जो पॉलिसीज हैं उनको कहीं ना कहीं इसका विरोध किया। ठीक है। और इस वजह से जो है क्या कहते हैं जो पार्टी के लोग थे उनको बैन कर दिया गया। अभी जो रिसेंट मामला उठ के आया है, वो रिसेंट मामला उठ के आया है जिसके कारण इतना ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, और वो था कंट्रोवर्शियल एक्स्ट्राडिशन बिल। देखिए, एक्स्ट्राडिशन बिल क्या है? इसको हिंदी में प्रत्यर्पण बिल बोलते हैं। प्रत्यर्पण का मतलब, यदि कोई अपराधी है, जैसे अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम की बात करें, या इकोनॉमिक फजिटिव जो ऑफेंडर की बात करें, विजय माल्या की बात करें, उसके प्रत्यर्पण की बात हो रही है। तो हांगकांग में जो प्रोटेस्टर हैं उनको चाइना किस नजर से देख रहा है? टेररिस्ट की नजर से देख रहा है। तो उन पर कोई ना कोई जो है लॉ लगाकर उनको जेल में बंद करना चाहता है, और वहां की जेल से लेकर वो कहाँ पे लाना चाहता है? वो चाइना में लाना चाहता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि इस तरह से तो चाइना किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले या आवाज उठाने वाले व्यक्ति की आवाज इस तरह से बंद कर देगा, और उसको कहाँ पे ले जाएगा? वो ले जाएगा चाइना में। तो चाइना इस तरह से धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो ये
वहाँ की पॉलिसी, चाइना की ये पॉलिसी है कि किसी ना किसी तरह से इन दोनों जो है एरियाज को चाइना के टेरिटरी के अंतर्गत ले आया जाए। और ये दोनों एरिया ये नहीं चाहते हैं कि इनकी जो ऑटोनॉमी है, जो इनकी इंटरनल पावर है, वो कहीं ना कहीं चाइना के हाथों में पहुंच जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो चाइना और ताइवान को लेकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों, वक्त आ गया है क्वेश्चन आंसर का। वीडियो के पहले ही मैंने बता दिया था कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको इस मुद्दे से रिलेटेड कुछ प्रश्न दूंगा। तो प्रश्न आपके सामने है। चाइना हांगकांग रिलेशन को लेकर मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं और अपेक्षा करता हूँ इनके आंसर्स आप सही सही अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन केस अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी आंसर के लिए, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अगर आपको आंसर नहीं ध्यान आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो रिवाइंड करिए। वीडियो रिवाइंड करने के बाद आपको काफ़ी कुछ आंसर मिल जाएंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।